जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 3 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। डिजिटल रिवॉल्यूशन को पुश करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट का नाम? तो प्रोजेक्ट विस्तार है। ठीक है, प्रोजेक्ट विस्तार। ठीक है, प्रोजेक्ट विस्तार, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल को डिजिटली रिवोल्यूशनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इन एसोसिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2-3 डायमेंशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये था, प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है, इंडियन एग्रीकल्चर से, भारतीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, डिजिटली उसको रिवोल्यूशनाइज करने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बात हो गई। किसने लॉन्च किया है? तो अब इंडियन एग्रीकल्चरल की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। साथ ही साथ कौन सी आईआईटी एसोसिएटेड है? तो आईआईटी मद्रास इसमें एसोसिएटेड है प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर। ठीक है, लॉन्च डेट क्या है? 3 जनवरी 2025। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्या इनके महत्वपूर्ण कार्य होंगे या उद्देश्य होगा? तो इनको क्या करना होगा? मॉडर्नाइज और डिजिटलाइज करना होगा इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। एक्सटेंशन सिस्टम क्या होता है? जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, जो कृषि के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में जो किसानों को बताते हैं, नई सीड्स के बारे में, नए सॉइल के बारे में, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, क्या क्या खेती करनी है। ठीक है, वहाँ की एग्रीकल्चर के हिसाब से क्या खेती करनी है, कितना ग्राउंड वाटर एक्सचेंज किया जा रहा है, कितना ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए एक्सटेंशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसी को एक्सटेंशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक्सटेंशन सिस्टम जो है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो मॉडर्नाइज और डिजिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होगा? फार्मर्स को हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है, इसलिए हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज जरूरी होती है। अन्यथा क्या है? फसल खराब होगी और किसानों को क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कभी टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहे हैं थे, कभी किसानों ने अपना सारे टमाटर, अपनी सारी फसल जो थी वो रोड पे फेंक दी, प्याज रोड पे फेंक गई। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसको प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज की ज़रूरत है, जो प्रोजेक्ट विस्तार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या है? तो कंपोनेंट्स हमने देखा, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, एडवाइजरी ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब राजस्थान में आप मिलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे आप गन्ना नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि गन्ना क्या होता है या जूट क्या होता है? हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है। ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप मतलब बहुत ज़्यादा पानी खींचती है, उगने में या फसल को बोने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे आप मिलेट्स उगाएंगे, मोटा अनाज उगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे जूट ज़्यादा उग सकता है। ठीक है, वहाँ पे जूट की फार्मिंग हो सकती है। तो ये हो गई एडवाइजरी ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। मार्केटिंग कैसे की जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे टमाटर बनाया, टमाटर का वैल्यू एडिशन क्या होगा? उसको जैम बना दिया, टमाटर की जेली, टमाटर की प्यूरी बना दी। ठीक है, टमाटर का केचप बना दिया। तो ये सब हो गया वैल्यू एडिशन। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट विस्तार के अंतर्गत देखी जाएंगी। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स, तरह तरह की गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स हैं, समय समय पर निकालते रहती हैं गवर्नमेंट, जैसे पीएम किसान है। ठीक है, तो इसके बारे में भी किसानों को क्या होगा? किसानों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप्स का रोल रहेगा इसमें। ओवर 12,000 एग्रीकल्चर फोकस स्टार्टअप्स इंटीग्रेटेड इनटू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप्स आजकल देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे अच्छी खेती करने के लिए स्टार्टअप्स आ रहे हैं एग्रीकल्चरल की फील्ड में, तो उनको इंटीग्रेट किया गया है ताकि उनकी जो टेक्निकल नो हाउ है या उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उनको बताया जा सके किसानों को। ठीक है, स्टार्टअप प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केट एक्सेस। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एक्सेस फॉर फार्मर्स, किसी फार्मर को, किसी भी किसान को जानना है खेती के बारे में कि क्या खेती करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग क्या होगी, फार्मिंग टेक्निक्स कौन कौन सी सस्टेनेबल हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में भी किसानों को प्रोजेक्ट विस्तार के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है, डेटाबेस सेटअप किया जाएगा स्टार्टअप्स का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई प्रोजेक्ट विस्तार की। महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है? तो ये डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चरल से संबंधित है। लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन एसोसिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लॉन्च किया है। लॉन्च डेट क्या है? तो 3 जनवरी 2025।
मिशन मौसम की चर्चा करेंगे तो मिशन मौसम नाम से ही समझ में आ रहा है मौसम से संबंधित है, ठीक है, मौसम के बदलने से संबंधित है मिशन मौसम, ठीक है। मिशन मौसम किससे संबंधित है, तो दिस एनहांसेस वेदर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो जो आए दिन मौसम बदल रहा है, देख रहे होंगे आप, परिवर्तन कितना, प्रकृति का कितना परिवर्तन हो गया है, कितना ह्रास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रेजिलियंस की ज़रूरत है अब, ठीक है। अब प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको डेवलप करने के लिए, वेदर और क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलप करने के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन वेदर एंड क्लाइमेट साइंसेज बाय मेकिंग नेशन वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बाय 2026, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये टारगेट एकदम आप रख लीजिए, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बाय 2026, ठीक है। वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बाय 2026, ये आपको कीवर्ड्स मिल गए आपके डिस्क्रिप्टिव या मेंस आंसर के लिए, ठीक है। अप्रूव कर दिया है अथॉरिटी ने, ठीक है। बजट आउटले कितना है, तो 2000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, एंड बजट आउटले हैज बीन प्रोवाइडेड विद 2000 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया बजट आउटले, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है मिशन मौसम का क्या काम होगा। तो ये की फोकस एरियाज क्या होगा, तो ये रिवोल्यूशनाइज करेगा वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस फॉर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्विसेज देगा जो कि वेदर और क्लाइमेट से संबंधित होगी, किन किन सेक्टर्स में, कृषि के संबंध में, एग्रीकल्चर संबंध में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग बॉडीज कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF नोएडा स्थित, ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगा एक। और थर्ड इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। आप सब इसका देखते जाइए कहाँ कहाँ पे स्थित है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी किस राज्य में, किस जगह पे स्थित है, ठीक है। तो ये सब भी देखते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अलाइड सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस हैदराबाद, अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ आपको 5 बॉडीज मिल गई और आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में याद रखिएगा, ये देखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से ईयर तक का है, कितने टाइम के ये मिशन इंट्रोड्यूस किया गया है, कितने टाइम के लिए, और की फोकस एरियाज क्या क्या है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो चाइना में नया वायरस आउटब्रेक विटनेस किया जा रहा है। तो नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आउटब्रेक अकर्ड इन चाइना, ठीक है। इसके कई केसेस देखे जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में, बच्चों में और एल्डरली में, जो भी वृद्ध लोग हैं और जो भी बच्चे हैं उनमें ये खासा इन्फेक्शन देखा जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो इसको आइडेंटिफाई किया गया था 2001 में, याद रखिएगा 2001 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और कहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये इन्फेक्ट करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आउटब्रेक इन चाइना की। नेक्स्ट आते हैं सेव डालिनका पे। तो सेव डालिनका क्या है, ये बॉस्निया का एक म्यूजिक है जिसको बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बॉस्निया का म्यूजिक है बाल्कन ब्लूज, जिसको यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है। कौन सा रिकॉग्निशन मिला है, नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन दिसंबर 2024, ठीक है। तो याद रखिएगा सेव डालिनका को ऐड किया गया है यूनेस्को के नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी होती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन चीज़ों को इंटैंजिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है सेव डालिनका, ठीक है। सेव डालिनका बॉस्निया का बाल्कन ब्लूज म्यूजिक है, ठीक है। कहाँ पे ओरिजिन है इसका, बॉस्निया एंड हर्ज़गोविना, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं बॉस्निया एंड हर्ज़गोविना का मैप है, ये देखिए आप, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है। चारों तरफ से ऑलमोस्ट ये क्रोशिया से घिरा हुआ है, क्रोशिया से घिरा हुआ है। और साउथ में मॉन्टीनेग्रो से, ठीक है, साउथ में मॉन्टीनेग्रो से, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में क्रोशिया से, और ईस्ट में सर्बिया से ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप भी देखते हुए चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई बॉस्निया और हर्ज़गोविना की, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जिसमें क्या हुआ है, सेव डालिनका, इनका जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटरनेशनल इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। दिसंबर 2024 में ये इंक्लूजन किया गया था।
इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताया, वो प्रैक्टिसेस, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज एंड स्किल्स रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ कम्युनिटीज कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चरल स्पेसेस। ठीक है, तो कोई भी प्रैक्टिस हुई, रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, नॉलेज हुई, स्किल हुई, कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कल्चरल हेरिटेज है, उनको हम इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। ठीक है, और अगर उससे संबंधित कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, आर्टिफैक्ट्स हैं या कल्चरल स्पेसेस है तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, ये यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है और ये 5 डोमेन्स में डिलीवर किया जाता है। ओरल ट्रेडिशन जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हम लोग डांस ड्रामा ये सब करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस या हो गई, कोई रिचुअल हो गया, कोई फेस्टिव इवेंट हो गया, ये सब, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप हो गई, नॉलेज कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स हो गया। ठीक है, इंडिया में कौन इसको मैनेज करता है, इंडिया में ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैनेज किया जाता है संगीत नाटक अकादमी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जो बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर बॉडी संगीत नाटक अकादमी है जो कि मैनेज करती है इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंडिया की इंटैजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन है, मतलब ये यूनेस्को की ही है लेकिन ये इंडिया की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सबसे हाल में जो इंक्लूड किया गया था वो था नवरोज। ठीक है, 2024 में। फिर गरबा इंक्लूड किया गया था 2023 में। दुर्गा पूजा जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है वो 2021 में इंक्लूड किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में इंक्लूड किया गया था। योग को 2016 में इंक्लूड किया गया था। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब के जो ये ठठेराज थे उनको इंक्लूड किया गया था 2014 में। संकीर्तन कहाँ का है, मणिपुर का है, तो इसको 2013 में इंक्लूड किया गया था। बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख को इंक्लूड किया गया था 2012 में। मोडियट्टू जो कि रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला का, 2010 में इंक्लूड किया गया था। कालबेलिया जो कि फोक सॉन्ग है और डांस है राजस्थान का, उसको 2010 में इंक्लूड किया गया था। छऊ डांस को इंक्लूड किया गया था 2010 में। रमन जो कि गढ़वाल हिमालयाज में फेमस है, 2009 में इंक्लूड किया गया था। रामलीला को इंक्लूड किया गया था 2008 में। वैदिक चांटिंग को इंक्लूड किया गया था 2008 में। और कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है इसको भी इंक्लूड किया गया था 2008 में। ठीक है, तो टोटल 15 इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में किस इंस्क्रिप्शन में किसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो संजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, IORA क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। किसको इंक्लूड किया गया, किसको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल, तो संजीव रंजन जो कि भारत के हैं, संजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा, तो जनवरी 1 2025 से जनवरी 31 2026 तक ये कार्यकाल इनका रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, 2 साल का कार्यकाल रहेगा संजीव रंजन जी का, जिनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इनके प्रेडिसेसर कौन है, इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने जगह ली है सलमान अल फरीजी जो कि इंडोनेशिया से आते हैं उनकी। तो प्रीवियस सेक्रेटरी जनरल रहे थे सलमान अल फरीजी जो कि इंडोनेशिया से आते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इस न्यूज़ का, आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट कहाँ का है ये सब अभी हम देखेंगे, हालांकि देख लीजिए सेक्रेटेरिएट है इसका ईबीन मॉरिशस में। ठीक है, IORA का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो ईबीन मॉरिशस में। ठीक है, सबसे पहले हम आपको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की एक मैप दिखा देते हैं, आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें जो है ये पूरा इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, तो जितनी भी कंट्रीज इसके रिम पे हैं उन्हीं का ये एसोसिएशन है। ठीक है, ये रिम ये हो गया, ये पूरा ये रिम हो गया। ठीक है, ये पूरा एक तरीके का रिम हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें 23 कंट्रीज हैं इसका पार्ट, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, तो यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। ठीक है, इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्रॉस इंडियन ओशन। ठीक है, तो अभी हमने आपको इंडियन ओशन का मैप दिखाया, उनके रिम पे जितनी भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के रिम पे, इंडियन ओशन की बाउंड्री जितनी कंट्रीज जो बाउंड्री में आती हैं उनके बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स हमने देखा ईबीन मॉरिशस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ईबीन मॉरिशस। 23 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर,
सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई और येमेन। ठीक है, तो ये 23 मेंबर स्टेट्स हैं। कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ कुछ कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, और कुछ एसोसिएशंस को, सॉरी, जैसे यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, और अफ्रीकन यूनियन को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ठीक है, चेयरमैनशिप की बात करें तो करंट चेयर है श्रीलंका, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंट चेयर कौन है? श्रीलंका है। वाइस चेयर कौन है? इंडिया है। ठीक है, और 2025 से 27 तक इंडिया चेयरमैन रहेगा। ठीक है, अब कौन चेयर हो जाएगा अब इस साल से? तो 2025 से इंडिया चेयरमैनशिप अज्यूम कर लेगा। ठीक है, कितने कार्यकाल, कितने वर्षों तक? तो 2 वर्षों का कार्यकाल रहेगा इंडिया का एज प्रेसिडेंट, एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। नई स्पीशीज स्टेलेरिया की डिस्कवर की गई है, तो देख लेते हैं, जिसका नाम है स्टेलेरिया बेंगोलिनेसिस। ठीक है, तो ये बंगाल में खोजी गई है, जिसकी जिसकी वजह से इसका नाम स्टेलेरिया बेंगोलिनेसिस रख दिया गया है। ठीक है, स्टेलेरिया क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट का एक जीनस है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, बस इतना याद रखिएगा। आपके राइट हैंड साइड में ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये देखिए व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये स्टेलेरिया है। ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। अभी हम आपको बताएंगे ये किस लिए इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को क्यों इंक्लूड किया गया है वीडियो में। ठीक है, डिस्कवरी की लोकेशन क्या थी? तो कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल में इसको डिस्कवर किया गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टेलेरिया बेंगोलिनेसिस के, तो ये एनुअल अर्ब है, हाइट इसकी होती है 8 से 10.5 सेंटीमीटर, वाइट फ्लावर्स हैं, एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट, शॉर्टर पेटल्स, शार्प पॉइंटेड सीड्स, फ्लावरिंग पीरियड मई टू सितंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेकेंड स्टेलेरिया स्पीशीज है डिस्कवर होने वाली 2024 में। ठीक है, पहली डिस्कवरी कब हुई थी 2024 में? तो पहली डिस्कवरी हुई थी केरला में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जिसका नाम था स्टेलेरिया मैक्लिंटॉकी। ठीक है, स्टेलेरिया मैक्लिंटॉकी, जो कि केरला में डिस्कवर किया गया था, तो वो पहली बार डिस्कवर हुआ था 2024 में। इसके बाद ये सेकेंड डिस्कवरी है स्टेलेरिया की 2024 में, और इसको कहाँ डिस्कवर किया गया है? इसको वेस्ट बंगाल में डिस्कवर किया गया है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 123rd। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 123rd आउट ऑफ 143 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया रैंक्ड 123rd आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये स्टडी कहाँ पे पब्लिश हुई थी? मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग में ये स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें इंडिया की रैंक बताई गई है 123rd अमंग 143 कंट्रीज। ठीक है, लीडिंग कंट्री कौन सी है? तो लीडिंग कंट्री है स्विट्जरलैंड। ठीक है, लीडिंग कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड है, जिसकी रैंक 1 है विद स्कोर ऑफ 82.3। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो कौन कौन सी है? स्विट्जरलैंड है फर्स्ट पे, अभी हमने देखा, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है डेनमार्क, फोर्थ पे है स्वीडन, और फिफ्थ पे है आइसलैंड। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें इंडिया के, तो बांग्लादेश की रैंक है 86, श्रीलंका की है 94, नेपाल की है 102, और पाकिस्तान की है 118। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में कंपैरेटिव असेसमेंट करने के लिए बोल देते हैं, आपको कंपैरेटिव रैंकिंग्स के बारे में जानने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के रैंक को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बॉटम कंट्री कौन सी है? तो 143rd पे है रवांडा। ठीक है, 143rd पे है रवांडा। कौन कौन की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं इस स्टडी में? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। असेसमेंट टूल क्या था? तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। कौन कौन से डोमेन असेस किए गए थे? तो वेलबींग असेस किया गया था, जिसको 25% एलोकेट किया गया था। फिर प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट को 20% दिया गया था इस स्टडी में, इक्विटी को 18%, कोहिजन को 17%, और सिक्योरिटी को 20%। ठीक है, तो डोमेन्स जो इंक्लूड किए गए थे ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में, वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है, तो ये बात आप याद रखिएगा। डीआरडीओ स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और 2 जनवरी 2025 को इंडिया ने डीआरडीओ का 67th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो कौन सा फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है? 67th। ठीक है, याद रखिएगा 67th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया है डीआरडीओ का। कब फॉर्म हुआ था डीआरडीओ? 1958 में फॉर्म हुआ था। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो हरियाणा के स्टूडेंट्स को ऑनर किया गया है नासा द्वारा। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा कहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनर किया गया है नासा द्वारा, तो नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन ने सम्मानित किया है हरियाणा के स्टूडेंट्स को। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल हरियाणा के स्टूडेंट्स को नासा के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन ने सम्मानित किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था मेन बेल्ट एस्टेरॉयड TD40 यूजिंग डेटा फ्रॉम पैन स्टार्स टेलीस्कोप ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिस्कवर किया है मेन बेल्ट एस्टेरॉयड को, जिसका शॉर्ट हो जाता है MBA TD40। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? तो 12 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स। लीड स्टूडेंट कौन सी थी? तो याद रखिएगा लीड स्टूडेंट जो है दीक्षा है, जो कि क्लास 11 में है। ठीक है, टीम का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं? हमने देखा 12 मेंबर्स थे, 12 स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर्स थे। ठीक है, गाइडेड बाय प्रिंसिपल सुषमा देवगन एंड डॉक्टर कावेरी चौहान। ठीक है, तो ये नोटेबल डिस्कवरी क्या हुई है? वन ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड एज प्रोविजनल मेन बेल्ट एस्टेरॉयड डिस्कवरी TD40। ठीक है, तो 2 साल का पूरा टाइम लिया था इन्होंने, उसके बाद जाके इन्होंने मेन बेल्ट एस्टेरॉयड TD40 को डिस्कवर किया था। ठीक है, और अब इस एस्टेरॉयड का नाम रखा जाएगा आफ्टर दीक्षा, मार्किंग अ फर्स्ट फॉर एनी स्कूल इन हरियाणा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा कि दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे थे, 12 बच्चों थे और 2 टीचर्स ने मिलके मेन बेल्ट एस्टेरॉयड की डिस्कवरी की है, जिसका नाम है TD40, पर नाम इसका रखा जाएगा दीक्षा, क्योंकि लीड स्टूडेंट यहाँ की दीक्षा रही हैं, जिनको और उनकी टीम को नासा ने सम्मानित किया है। ठीक है, नासा ने सम्मानित किया है किस लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ मेन बेल्ट एस्टेरॉयड TD40। ठीक है, फॉर डिस्कवरी ऑफ मेन बेल्ट एस्टेरॉयड TD40। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कहाँ के स्टूडेंट्स हैं? दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल हरियाणा के स्टूडेंट हैं। किसने सम्मानित किया है? तो नासा ने सम्मानित किया है। किस चीज़ के लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ मेन बेल्ट एस्टेरॉयड। ठीक है, अब इस एस्टेरॉयड का क्या नाम रखा जाएगा? इस एस्टेरॉयड का नाम रखा जाएगा दीक्षा। ठीक है, टीम का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं तो उड़िया पोएट हैं प्रतिभा सतपथी, जिनको गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, प्रतिभा सतपथी उड़िया पोएट हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा गंगाधर नेशनल अवार्ड से। तो ये हैं प्रतिभा सतपथी जी, जो कि उड़िया पोएट है। याद रखिएगा, उड़िया पोएट है जिनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा गंगाधर नेशनल अवार्ड से। ठीक है, गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री 2023। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री। ठीक है, किसके लिए मिला है? ये पोएट्री के मिला है, पोएट्री के लिए मिला है 2023 के। किसको मिला है? प्रतिभा सतपथी। ठीक है, तो ये कौन सी पोएट है? ये उड़िया पोएट है। ठीक है, ये उड़ीसा को बिलोंग करती है, उड़िया पोएट है। ठीक है, 5 जनवरी 2025 को इनको सम्मानित किया जाएगा संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। ठीक है, अवार्ड की हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 1989 में, नेम्ड आफ्टर एमिनेंट उड़िया पोएट गंगाधर मेहर। ठीक है, और फर्स्ट अवार्डेड इन 1991। ठीक है, तो गंगाधर मेहर जो कि बहुत बड़े उड़िया पोएट थे, उनकी याद में उनके ऑनर में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 1989 में, और पहला अवार्ड दिया गया था 1991 में। इससे पहले गुलजार को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, केदारनाथ सिंह को प्राप्त हो चुका है, अयप्पर पनिक्कर जी को भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, प्रतिभा सतपथी की बात करें तो इनको 1960 से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है पोइट्री के कंट्रीब्यूशन में। शेष जन्हा इन्होंने एक किताब लिखी थी, whose writings has translated into various languages। साथ ही साथ ये साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर भी रही हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी की, जिनको गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर आते हैं पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा साई परंजपेय को। ठीक है, साई परंजपेय को। ठीक है, जो भी ये नाम है आप देख लीजिए, साई परंजपेय। ठीक है, तो ये पैरेलल सिनेमा में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, आप पुरानी मूवीज़ हो सकता है आप इनको जानते हो, पुरानी मूवीज़ में आपने इनको स्पॉट किया हो, या पैरेलल सिनेमा में आपने इनको स्पॉट किया हो। मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो ये काफ़ी कम दिखी है, पर पैरेलल सिनेमा में आर्ट मूवीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉट की गई थी। ठीक है, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा साई प्रजनपय को। ठीक है, इनकी की फिल्म्स कौन कौन सी रही हैं? स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा, सास। ठीक है, तो इंडिया के पैरेलल सिनेमा मूवमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर है। ठीक है, इनको कहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा? तो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में इनको ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा।
ऑबिचुअरीज की बात करें तो रेनाउड बॉटनिस्ट के.एस. मनीलाल जी का निधन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, के.एस. मनीलाल जो बॉटनिस्ट थे, बहुत बड़े रेनाउड बॉटनिस्ट थे, उनका निधन हो गया है। कहाँ पे हुआ है? थ्रिसूर, केरला, इंडिया में हुआ है। ठीक है, और इनको पद्मश्री मिला था 2020 में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, कुछ और नहीं याद रख सकते तो बस ये याद रखिएगा, के.एस. मनीलाल जी बॉटनी से संबंधित थे। ठीक है, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, के.एस. मनीलाल। दूसरी ऑबिचुअरी पे आते हैं तो पियर सिल्वैन फिलियोजेट का निधन हो गया है। ये प्रकांड पंडित थे संस्कृत और इंडियन स्टडीज़ में। ठीक है, और इनको इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले ये इसी साल एक फ्रेंच नेशनल थे, जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये फ्रेंच नेशनल थे जिनका नाम है पियर सिल्वैन फिलियोजेट। ठीक है, और ये क्या थे, किससे संबंधित थे? ये संस्कृत और इंडियन स्टडीज़ के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, और इनकी नेशनैलिटी क्या थी? फ्रेंच इनकी नेशनैलिटी थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस लॉन्च की गई है अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस किसने लॉन्च की है, किसने इनॉग्रेट किया है इसको? तो ये इनॉग्रेट की गई है या लॉन्च की गई है अमित शाह जी द्वारा, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है। ठीक है, कब लॉन्च की गई थी? तो आज ही के दिन 3 जनवरी 2025 को ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको बस इतना याद रखना है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस किसने लॉन्च की है? तो ये अमित शाह जी ने लॉन्च की है। और ये याद रखिएगा कहाँ पे लॉन्च की गई है, ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। हो सकता है आप बुक का टाइटल समझ के समझे कि जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च की गई होगी, तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बुक पे आते हैं तो सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है। ठीक है, सैयद किरमानी जो थे वो इंडिया के क्रिकेटर रहे हैं, स्पिनर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बुक की जो टाइटल है वो है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। ठीक है, लाइफ बियॉन्ड एंड बिहाइंड 22 यार्ड्स। सॉरी, ये बॉलर नहीं थे, ये विकेट कीपर थे। ठीक है, आप इनके दस्ताने देख के समझ सकते हैं कि ये विकेट कीपर थे। ठीक है, क्या नाम है टाइटल का? बुक टाइटल क्या है? स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड 22 यार्ड्स। ठीक है, किसने लिखी है? सैयद किरमानी जी ने लिखी है। फॉरवर्ड लिखा गया है सुनील गावस्कर जी द्वारा। ठीक है, फॉरवर्ड लिखा गया है सुनील गावस्कर जी द्वारा। ठीक है,